हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 2 जो है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम का हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था तीनों टर्म्स का मतलब क्या है, एंड हमने चैप्टर का बाकी कवरेज भी की थी, लाइक ऐसे 300 डिस्कस किया था विच इज़ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड उसके बाद हमने किया था बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, कि सर हम प्लानिंग करते क्यों हैं, वाई प्लानिंग, वाई टू प्लान। तो ये सब चीज़ें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। तो भाई आज के वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर कंटिन्यू, राइट, जो अपना बाकी चैप्टर बचा है। तो सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। कमेंट करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड उन सभी के साथ शेयर भी कर देना जिनका भी अटैम्प्ट ड्यू है September 25, Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स, ताकि यार वो भी इन वीडियोज़ को यूटिलाइज़ कर सकें एंड अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव वे में कर सकें। तो चलिए, आई थिंक आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। तो करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा क्या, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। सो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड कान मेरी आवाज़ की तरफ। चलिए, तो भी आज हम शुरू करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग से। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। हमने समझा था कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग, क्यों प्लानिंग ज़रूरी है, वाई प्लानिंग, एंड कुछ बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, कि क्या बेनिफिट्स है प्लानिंग के, सर हम क्यों करते हैं प्लानिंग, राइट। ये जो एक्सपर्ट वाला पॉइंट है, ये हमारा एक्सपर्ट है छोटे से, इनका मैंने बड़ी अच्छी तरह तुम्हें समझाया था एग्जाम्पल लेके कि यार एक्सपर्ट्स का मतलब क्या होता है, किस तरह ऑडिटर को एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑडिट में, राइट। तो अभी चलिए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो यार देखो, जो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है वो दो तरह के होते हैं। लाइक प्लानिंग में दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं इनफैक्ट, राइट। प्लानिंग इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंडली प्लानिंग एक्टिविटीज़। भाई देखो, प्लानिंग हम कह तो रहे कि सर ऑडिट प्लानिंग करनी है, हम प्लानिंग करेंगे ऑडिट की, सब ठीक है, हमने कल अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि हम प्लानिंग कर लेंगे। क्यों प्लानिंग करने की, ये बेनिफिट्स प्लानिंग के हैं, डायरेक्शन सुपरविजन रहती है टीम की, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीम को डिप्लॉय अच्छी तरह कर सकते हैं, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होती है, बड़ा अच्छा हमने कुछ पढ़ा। बट सर प्लानिंग करेंगे कैसे, हाउ टू प्लानिंग, सर इनिशिएट कैसे करें प्लानिंग को, शुरुआत कैसे करें प्लानिंग की। तो भाई वो तुम्हें बताता है ये तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। यार एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में दो एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग के। एलिमेंट्स का मतलब प्लानिंग इंक्लूड्स, कि प्लानिंग में क्या आता है, क्या है, इंक्लूड क्या करती है ऑडिट प्लानिंग। एक तो भाई सबसे पहला स्टेप आता है तुम्हारी प्लानिंग में, दिस इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सर, प्लानिंग एक्टिविटीज़। बड़ी अच्छी तरह समझेंगे, शांत रहो। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी तुम सबसे कि यार आप क्रोनोलॉजी को समझिए, बिकॉज आगे जो हमारा ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है, आगे बहुत पॉइंट्स आएंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर तुमने बिल्कुल अपना फोकस हिलाया, तुमने अपना फोकस को किसी और चीज़ पे डाइवर्ट किया, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान कहीं और भटका, तो भाई तुम भटक जाओगे, तुम इस चैप्टर में क्या हो जाओगे, खो जाओगे, गुम हो जाओगे तुम इस चैप्टर में, मैं ये कह सकता हूँ। बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड हर चीज़ क्या है, एक सीक्वेंस में है, क्रोनोलॉजी में है। तो प्लीज़ गाइज बने रहो, पूरा फोकस यहाँ पे रखो, कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी फॉरवर्ड मत करना, फिर बाद में कहोगे सर समझ नहीं आया ये पॉइंट, या आपने पढ़ाया नहीं। भैया ऐसा कुछ मत करना, अच्छी तरह अपना करना, बिकॉज हर चीज़ क्या है, क्रोनोलॉजी में है, सीक्वेंस में है। एंड अगर तुम क्रोनोलॉजी में बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट वीडियो को देखोगे, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ तुम्हें इस वीडियो को लगाने के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई, मैं ये कह सकता हूँ। चलो आओ करते हैं फिर। सर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं इससे, जो हमारा पहला एलिमेंट है प्लानिंग का। तो यार देखो, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस। सर प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, इट मीन्स पहले, सबसे पहले। सर सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग में हम क्या करेंगे, वो होती हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। तुम लॉ में एक चीज़ पढ़ते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट करवाया तो कुछ एक्सपेंसेस लगे, वो क्या होते हैं, अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम टैक्स में इनकी डिडक्शन आई थिंक 5 साल में मिलती होती है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, इस तरह का कुछ इनकम टैक्स में पॉइंट पढ़ते हो। तो वो यही तो होते हैं कि भाई कंपनी स्टार्ट करने के जो एक्सपेंसेस लगे शुरू में, इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग, वो होते हैं प्रिलिमिनरी। भाई सेम इज़ द केस विद अपना ऑडिट प्लानिंग में, कि प्लानिंग को स्टार्ट करते हुए जो सबसे पहले तुम एक्टिविटी, सबसे पहले काम करोगे, क्या करोगे, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे। अब भाई प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में भी आगे 3 पॉइंट्स आते हैं अपन के।
अपन के 3 पॉइंट्स आते हैं सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में। कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ मैं समझाता जाऊँगा तुम लोगों को। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिए हैं गाइस, ताकि तुम लोग लिंक कर पाओ हर चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ। तो भाई पहला पॉइंट क्या है हमारा? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। सर प्रोसीजर्स, वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। भाई इसका सीधी सी इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा ऑलरेडी एक क्लाइंट है, लाइक जैसे लास्ट मैंने जो क्लास अपना इसकी पार्ट 1 है इसका, इस चैप्टर का, मैंने इसमें एग्जांपल ली थी। ABC स्मार्ट वॉचेज लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसका तुम्हारे CA साहब के पास क्या है, ऑडिट आया एंड तुम ऑडिट करने गए हो। अब यार देखो, वो उनका क्या है, एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तुम्हारे CA साहब का। वो लाइक हर साल वही ऑडिट करते आ रहे हैं, उनका लास्ट ईयर भी किया, उससे लास्ट ईयर भी किया, उससे लास्ट ईयर भी किया, इस साल फिर कर रहे हैं। उनका एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, चलता जा रहा है, ठीक भाई। बट जब उस ऑडिट को स्टार्ट करोगे, भाई लास्ट ईयर होगा ऑडिट, हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड, खत्म। बट जब करंट ईयर का ऑडिट स्टार्ट करेंगे सर, तो कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप को देख लेना, ऐसे प्रोसीजर्स लगा लेना जिससे तुम ये इंश्योर कर सको कि यार हमने इस साल इनका ऑडिट करना है या नहीं करना। क्या? सुनो सुनो भाई, ऐसे प्रोसीजर्स लगा लेना जिससे तुम इंश्योर कर सको कि यार क्या हमने इनके साथ अपना रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना। सर ये क्या कह रहे हो? अब समझ नहीं आया। समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। यार देखो, तुम्हारा क्लाइंट लास्ट ईयर जब तुमने ऑडिट किया, जब तुमने लास्ट ईयर ऑडिट किया अपने इसी क्लाइंट का, ABC स्मार्ट वॉचेस का, ठीक है, तो सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ सही था, ओके था। बट भाई एक साल के अंदर, एक साल का स्पैन है, इट इज़ अ स्पैन, 1 ईयर का टाइम है, तो भाई इस टाइम स्पैन के अंदर क्या पता क्या हो गया हो। अब कितना कुछ बदल जाता है भाई, बंदे का कल का भरोसा नहीं है भाई। तुम एक साल की बात कर रहे हो, क्या पता इनके डायरेक्टर्स किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में एंगेज हो गए हो। जो ABC के डायरेक्टर्स हैं भाई, क्या पता वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गए हो। क्या पता ABC कंपनी के ऊपर कोई रेड वगैरह हुई हो इनकम टैक्स की, या क्या पता इनके डायरेक्टर्स जेल जाके आए हों, एंड सो ऑन। मतलब भाई ये देखो, एक साल में कितना कुछ हो सकता है। तो तुम्हें बेसिकली जब तुम उसी क्लाइंट का ऑडिट दोबारा करने जा रहे हो, तो तुम सबसे पहले ये इंश्योर करो ऑडिट करने से पहले कि क्या वो क्लाइंट अब भी बिल्कुल सही है, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। बिकॉज देखो जाहिर सी बात, अगर तुम किसी गलत क्लाइंट, तुम्हारा क्लाइंट सही नहीं है, उसके ऊपर रेड पड़ चुकी है, उसके वहाँ से ब्लैक मनी निकली है, वो न्यूज़ में उसकी इमेज जो बिल्कुल डाउन है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर जेल जा चुके हैं, तो क्या तुम उस क्लाइंट के साथ अपने आप को एसोसिएट रखना चाहोगे? आंसर इज़ नो, आंसर इज़ नो। बिकॉज अल्टीमेटली वो तुम्हारी रेपुटेशन के ऊपर भी खराब करेगा यार। वाई यू विल बी डूइंग एसोसिएशन विद सच अ क्लाइंट जो ऑलरेडी जिसका डायरेक्टर जेल जा चुके हों, या जिसके डायरेक्टर्स ब्लैक मनी के केस में फंस गए हों, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के चक्कर में पकड़े जा चुके हों, जिनकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब है कि कंपनी गलत कामों में एंगेज है। क्योंकि अल्टीमेटली भाई अगर तुम ऑडिट रिपोर्ट उनकी साइन करोगे तो तुम लोग अल्टीमेटली तुम खुद फंस जाओगे। अब जब तुम लोगों को पता है कि भाई कंपनी पहले ही गलत काम कर रही है, अब भाई जाहिर से जब गलत कंपनी काम ही गलत कर रही है, ठीक है, तो भाई उसके बाद उसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आएगा। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। ऑडिट करके तुम क्या कर रहे हो? अपने साइन कर रहे हो। तो अल्टीमेटली भाई तुम भी लायबल हो जाओगे कहीं ना कहीं पे जाके कि भाई ऑडिटर ने ऐसा क्यों किया। सो भाई देखो, वहाँ तक बात ना पहुँचे इसके वजह से तुम पहले ही सब कुछ चेक कर लो कि यार हमारा जैसे क्लाइंट पिछले साल बड़े बिल्कुल सही क्लाइंट था, सब कुछ सही था, वो बिल्कुल जेन्युइन था, क्या इस साल भी ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हमारा क्लाइंट। तो भी तभी आता है हमारा पहला पॉइंट, दैट इज परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। सर हम करेंगे कैसे? हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा क्लाइंट ठीक है नहीं है? हमें उसके साथ ऑडिट जो अपना ये रिलेशनशिप है ऑडिटर एंड क्लाइंट का, वो कंटिन्यू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? क्या स्टेप्स होंगे सर? हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम आपकी बात समझ गए कि हमको अपने क्लाइंट को चेक करना है कि क्या वाकई हमें अपना जो रिलेशनशिप है
ऑडिटर एंड क्लाइंट का वो कंटिन्यू रखना चाहिए इस साल के लिए भी एंड फर्दर ईयर्स के लिए भी, या यहीं रखना चाहिए? भाई सबसे पहले तुम चेक करोगे मेरे भाई इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये इन भाई साहब को सब जानते हैं, सब जानते हैं इन सब, इस बंदे को, इस शख्स को। भाई तुम लोग खुद सोचो यार, अगर ये बंदा नीरव मोदी जो है, मिस्टर नीरव मोदी जो हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई ये पीएनबी स्कैम में पकड़े जा चुके हैं, ठीक है। ये बंदा अपना गलत काम करके भागे, इसने फ्रॉड किया, पीएनबी स्कैम किया, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये बंदा क्या है, आज के डेट में कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करे, अगर भाई ये बंदा क्या करे, आज के डेट में एक नया बिजनेस स्टार्ट करे और तुम्हें कह दे कि सीए साहब इस बिज़नेस का हमारे ऑडिट कर लो, आप, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे बिज़नेस का क्या करो, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो, हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं। तो यार तुम खुद सोचो, तुम लोग भी भाई 1000 बार सोचोगे कि यार इसका ऑडिट करें या ना करें। क्यों? बिकॉज वो भाई बंदा ऑलरेडी गलत कामों में एंगेज हो चुका, उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जो पास्ट है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बंदा पहले ही गलत कामों के लिए भाई पकड़ा वो है, फ्रॉड के चक्कर में भाग रहा है, क्या पता उसके ऊपर कितना, देखो जाहिर सी बात है तुम्हें एक शक होगा उसके ऊपर, एक सस्पिशियसनेस होगी कि यार ये बंदे का जो ये बिज़नेस है ये भी भाई सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है सवाल किसके ऊपर उठ रहे हैं, किसके ऊपर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो भाई सीधी सी बात है, जब भी तुम अपना एक नया, जो हमारा जो क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ठीक है, तुम उसको ऑडिट करने जा रहे हो, या फिर एक नया क्लाइंट भी करने जा रहे हो, तुम एक नया क्लाइंट भी करने जा रहे हो, ठीक है, इंटीग्रिटी को ध्यान रखना कि जो उसके मैनेजमेंट है, उसके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर है खुद, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, क्या वो कैसी है, दैट इज असेसिंग द ऑनेस्टी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दो स्टार्टेड गवर्नेंस। इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में दो स्टार्टेड गवर्नेंस का। अभी तक ये समझ लो कि जो टॉप के बंदे हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, जो हेड हैं, वो होते हैं दो स्टार्टेड गवर्नेंस। डिटेल में समझेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में, समझेंगे इसका डिटेल में मतलब, ठीक है। अभी तक ये समझ लो फॉर द टाइमिंग कि जो टॉप के, जो बिल्कुल हेड हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो। तो भाई सीधी सी बात है, उनकी क्या करो, उनके बारे में रिसर्च करो, उनकी देखो कि यार ऑनेस्टी है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो उनके लाइक पिछले 1 साल में या न्यूज़ में रिसेंटली क्या वो कहीं गलत कामों में तो नहीं वो आ रहे, क्या पता जेल जाके आए हो, क्या पता उनके घर पे रेड हुई हो, क्या पता ब्लैक मनी के चक्कर में फंस गए हो, या एंड सो ऑन, कि मतलब कोई किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं उनका नाम आ रहा। दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तुम लोग चेक करोगे। फिर दूसरा बात, सर हमने चेक कर लिया कि इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, सर हमने चेक कर लिया कि जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है सर, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। फिर अपना उसके बाद चेक करो कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, मतलब फिर जो तुम्हारी खुद की टीम है, माना जो मैनेजमेंट है, क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल साफ़ है, उसका क्लीन रिकॉर्ड है, सब सही है, पर तुम खुद तो देख लो, और क्लाइंट है 1200 करोड़ का, या चलो लगा लो तुम 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ की टर्नओवर वाला क्लाइंट है भाई तुम्हारा, 2000 CR, राइट। बट तुम्हारा जो स्टाफ है, जो तुम्हारी जो टीम है, वो इतनी कैपेबल नहीं है, तुम्हारे पास इतना एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, इतने हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे जो स्टाफ है तो उनके पास, कि जो इतनी बड़ी एंटिटी को ऑडिट कर सके। समझ पा रहे हो? तो भाई रिक्वायर्ड स्किल्स ये देखो, तो क्या तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं, वो कॉम्पोनेंट्स है कि यार तुम उस ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट कर लो। इश्योर द ऑडिट टीम पोजेसेस द नेसेसरी स्किल्स, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इफेक्टिवली। वही बात, वही तुम खुद देख लो एक बार, अपनी टीम के ऊपर भी आंखें बना के देख लो कि यार क्या मेरी टीम ये ऑडिट कर पाएगी, क्या हम इतने कैपेबल हैं, इतने कॉम्पिटेंट्स हैं। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ प्रायर एंगेजमेंट्स, भाई जाहिर सी बात है, तुम लास्ट ईयर इसका ऑडिट करके आ रहे हो, तुमने लास्ट ईयर इस क्लाइंट का ऑडिट किया, मुझको यही आ रहा है हमारा कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि ऑलरेडी हमारा वो क्लाइंट है, हम उसकी कंटिन्यूस देख रहे हैं कि इस साल हम कंटिन्यू करें या ना करें ऑडिट। तो भी यही जाहिर सी बात है, एक बार जब इस साल का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ इस साल भी आपको ऑडिट करेंगे सर, जब अपनी कंसेंट दे रहे हो, तो भी उसके पहले क्या करो, एक बार जो लास्ट ईयर के प्रायर एंगेजमेंट्स हैं ना, पिछले लास्ट ईयर के एंगेजमेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर के एंगेजमेंट्स हैं भाई, एक बार उसको ऊपर उसके ध्यान रख लेना, उसकी जो फाइंडिंग्स निकल के आई थी उसके ऊपर ध्यान रख लेना। भाई लेट्स सपोज कि तुम ABC स्मार्ट वॉचेस का ऑडिट कर रहे हो, अब लास्ट ईयर तुमने किया था, अब लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई थी कि ये ABC स्मार्ट वॉचेस वाले अपना डेटा नहीं देते,
तुम मांगते रहते हो कि सर अपनी परचेज रिपोर्ट दे दो, हमने चेक करना है, सर अपनी सेल रिपोर्ट दे दो, हमने चेक करना है, सर डेटर से कंफर्मेशन चाहिए कि आपकी बैलेंस जितना आपकी बुक्स में बैलेंस आ रहा है क्या उतने बैलेंस उसमें आ रहा है, एंड सो ऑन। ये बंदे क्या करते हैं, डेटा नहीं देते। तुम मांगते रहते हो सर हमने वेरीफाई करना है, चेक करना है, सर स्टॉक वेरीफाई करना है, स्टॉक दिखा दो, और नहीं जी गोडाउन का बंदा गया हुआ है, बहाने लगाते रहते हैं। दे कीप ऑन डेफरिंग, वो डेफर करते रहते हैं कि सर कल देख लेना, परसों देख लेना, नेक्स्ट वीक देख लेना, नेक्स्ट मंथ देख लेना, डेटा नहीं देते। लेट्स सपोज या इनके लास्ट ईयर के ऑडिट में कुछ इस तरह का कुछ सस्पिशियस तुम्हें मिला था, तुम्हें कुछ सस्पिशियस मिला था इस लास्ट ईयर के ऑडिट में, लास्ट ईयर के इस क्लाइंट के ऑडिट में, जो तुम्हें ठीक नहीं लगा था। तुमने इनको कहा कि आप ठीक कर दो, आप रेक्टिफाई कर दो, ये गलत है, ठीक है। इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आप इस बार ऐसे ही कर दो, हम नेक्स्ट ईयर पक्का कर देंगे। लाइक ये बड़े वो हैं, ज़िद्दी किस्म के बंदे हैं ये। ये ऑडिटर की बात नहीं मानते, तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करते, अगर राइट वर्ड में ढूंढूँ, कॉपरेटिव नहीं है। तो भाई एक बार दोबारा देख लेना कि यार लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ना कॉपरेट करते हैं, ना डेटा देते हैं, ना हमारी बातें मानते हैं, अपनी चलाते हैं इनके डायरेक्टर्स या पार्टनर्स। तो क्या इस साल इनको ऑडिट करना है या नहीं करना? एक बार लास्ट ईयर का जो रिजल्ट्स थे ना, जो लास्ट ईयर के प्रायर एंगेजमेंट्स की फाइंडिंग थी, एक बार उसको देख लेना यार। Evaluating significant matters from current or previous audits, such as disagreements with management or issues related to internal controls and their impact on conduct the relationship। वही बात है भाई, किसी हमारे बात में डिसएग्रीमेंट हो रही है, हम कह रहे हैं नहीं सर आप ऐसे प्रेजेंट करो, आप गलत कर रहे हो, नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हो। तो उस चीज़ को ध्यान के रख लेना यार कि क्या इस साल भी इस साल भी ये दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब तुम ऑडिट करोगे। तो बस इस बार इसका थोड़ा सोच के करना कि यार क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपना रिलेशनशिप या नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर फॉर इनिशियल एंगेजमेंट्स, क्या बात है भाई। देखो जो मैंने 3 पॉइंट्स में अभी पढ़ाए हैं, 1 2 3 अभी हम करके आ रहे हैं, ये पॉइंट्स थे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर फॉर इनिशियल एंगेजमेंट्स, ये जो वर्ड है इनिशियल एंगेजमेंट्स, इसको ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है इनिशियल एंगेजमेंट्स, दिस वन, इसका मतलब तुम पहली बार तुम्हारा वो क्लाइंट बनने जा रहा है, पहली बार तुम उसको ऑडिट करोगे। लाइक लास्ट ईयर तक कोई और ऑडिटर उसको ऑडिट करता था, कोई और CFO उसको ऑडिट करती थी, बट करंट ईयर में तुम पहली बार उसको ऑडिट करने जा रहे हो। अगर तुम अपने आप को अपडेटेड रखते हो न्यूज़ के साथ जो करंट सिनेरियो में हो रहा है, तो तुम लोगों को डेफिनेटली पता होगा यार। एंड एज ए CA स्टूडेंट ये तुम्हारे लिए बहुत एक मस्ट है अपने आप को अपडेट रखना कि लास्ट ईयर जो बायजूस है, बायजूस को सब जानते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा एक टाइम पे रेपुटेटेड नाम था, एक अच्छा स्टार्टअप था बायजूस, उसको ऑडिट करती थी डेलॉयट। भाई इनिशियली जो डेलॉयट है वो उन बायजूस को ऑडिट करती थी, बट लास्ट ईयर डेलॉयट ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया कि सर हम बायजूस को ऑडिट नहीं करेंगे ड्यू टू सम सर्टेन इशूज़। उसके बाद BDO को अपॉइंट किया गया बायजूस को ऑडिट करने के लिए, सर BDO ने भी रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आफ्टर डेलॉयट BDO रिज़ाइन एज बायजूस ऑडिटर। बट हमारे लिए मेन बात क्या है कि जब देखो, जब डेलॉयट ने रिज़ाइन किया और BDO ने एक्सेप्ट किया, डेलॉयट ने ठुकरा दिया और BDO ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या BDO ने पूछा नहीं होगा डेलॉयट से एक बार? ये BDO का फ़र्ज़ बनता है कि यार डेलॉयट क्या हो गया, आपने क्यों बायजूस की ऑडिट से रिज़ाइन कर दिया, क्यों आपने रिज़ाइन कर दिया कि हम ऑडिट नहीं करेंगे? पूछा तो होगा ना यार। अब बायजूस जैसा इतना अच्छा बढ़िया स्टार्टअप जो है और डेलॉयट उसको ऑडिट कर रही है, तो क्यों डेलॉयट को ज़रूरत पड़ेगी कि उसने बायजूस अपना क्लाइंट से रिज़ाइन कर दिया? बायजूस कौन सा भाई, उनको तो उनके लिए तो एक उनका क्लाइंट था, कौन अपना क्लाइंट को छोड़ता है भाई? कोई तो कारण रहा होगा जो इतने सालों का क्लाइंट उसने छोड़ दिया। भाई बायजूस उनको इनकम दे के जाता है, उनको डेलॉयट उनसे ऑडिट फीस लेती। जब अपना क्लाइंट खुद ही वो रिज़ाइन करने हैं तो ऑडिट फीस का वो तो वही बात होगी कि अपनी कमाई पे खुद ही लात मार रहे हैं, बट कुछ तो भाई कारण रहा होगा। तो भाई ये मस्ट बन जाता है कि जब कि जो नया ऑडिटर आ रहा है वो, अगर तुम किसी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हो ना, तो जो उसका प्रीवियस ऑडिटर था, पिछले साल का लास्ट ईयर का ऑडिटर था, जो उनका कई सालों से करता आ रहा ऑडिट, उससे अच्छी तरह डिस्कशन कर लेना, पूछ लेना कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया जो इस साल आप ऑडिट करने से रिज़ाइन कर चुके हो, क्या बातें होगी, कुछ हुआ है क्या आपके और मैनेजमेंट के बीच में, क्या हो गया, वो डिस्कस कर लेना, दैट इज़ मस्ट। इन केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट्स, स्पेशली व्हेन देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ ऑडिटर्स, कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, पिछला ऑडिटर जो प्रीवियस ऑडिटर था, इज एसेंशियल, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने आपको रीज़न बताया क्यों ज़रूरी है। दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स द सक्सेसर ऑडिटर, जो अपकमिंग ऑडिटर है, जो अगला ऑडिटर अब ऑडिटर आएगा,
हमारे एग्जाम्पल में डेलॉयट क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑडिटर हो गया, BDO क्या हो गया, सक्सेसर ऑडिटर हो गया हमारे एग्जाम्पल में। दिस कम्युनिटी कैन हेल्प द सक्सेसर ऑडिटर असेस वेदर टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ऑब्वियसली अब भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने तुम्हें कुछ इस तरह की बातें बता दी कि यार मैंने सर तो रिज़ाइन किया है बिकॉज ये फ्रॉडी करते हैं काम, सर फ्रॉडी काम करते हैं, ये ठीक नहीं है सर कंपनी, मैंने को कहा कि ये गलत है, इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये आप गलत कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो। मेरे को कहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे, तूने करना है कर ले। सर मैंने तभी रिजाइन किया ऑडिट से। तो भाई क्या आप भी उस क्लाइंट के साथ एसोसिएट करना चाहोगे अपने आप को जो गलत काम करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग कर रहा है? सर नहीं करना चाहेंगे सर। क्यों सर, हम क्यों फंसे सर? एग्जैक्टली तभी ज़रूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि लास्ट ईयर का जो ऑडिटर उससे भी तुम क्या करो, कम्युनिकेशन कर लो, चिट चैट कर लो। आई होप समझ आया होगा यार तुम लोगों को प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ के चारों पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छी तरह समझाए हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाए हैं। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में? इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। क्या बात है, बिल्कुल। देखो यार सीधी सी बात है, मोर और लेस ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग बात करता है? लास्ट याद करो मेरा सबसे अपना फर्स्ट लेक्चर क्लास 2 लाइक चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्लास 2 जो थी अपना नेचर ऑफ एक्टिव स्कोप का पार्ट 1, जब मैंने एग्जांपल ली थी लड्डू और उसके भैया जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैंने एग्जांपल ली थी कि नहीं ली थी? सर याद है, ली थी, बिल्कुल ली थी सर। वो कैसे भूल सकते हैं? मैंने उसमें क्या समझाया था तुम लोगों को? इंडिपेंडेंस का मतलब अच्छी तरह समझाया था कि यार इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ ध्यान रख लेना यार कि क्या जब हम अपना ये ऑडिट करने जा रहे हैं इस साल, तो क्या हमारी इंडिपेंडेंस तो नहीं इफेक्ट हो रही, हमारी इंडिपेंडेंस कहीं हर्ट तो नहीं हो रही? सर मतलब देखो, पढ़ते हैं। द ऑडिटर शैल कंटिन्यूसली वैल्यूएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। द एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट स्टे विजिलेंट ड्यूरिंग द ऑडिट to identify any signs of non-compliance with ethical requirements by the team, and if such issues arise, consult with others in the firm to decide an appropriate action. एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मैं बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में था, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एक PSU का ऑडिट आया, जो मेरे प्रिंसिपल थे उनके पास PSU का ऑडिट आया हमारी फर्म के पास, जहाँ से आर्टिकलशिप किया बॉस मैंने। दैट इज़ अ लार्ज PSU, मैं नाम नहीं लूँगा, इट इज़ अ लार्ज PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यार हुआ क्या, अब देखो अराउंड हम 15 to 20 पीपल असाइन हुए थे टोटल। हम 15-20 बंदे असाइन हुए थे अकेले आर्टिकल्स। अगर मैं कहूँ ना आर्टिकल्स की अकेले बात करूँ, जो असिस्टेंट्स हैं हमारे के लिए आर्टिकल ही 15 और 20 असाइन हुए थे। अभी मैं मैनेजर पार्टनर सीनियर्स पे नहीं जा रहा, हम आर्टिकल्स के अकेले 15-20 आर्टिकल्स असाइन हुए थे ऑडिट के लिए। अब हुआ क्या, जो एक आर्टिकल था हम 15-20 में से, उस आर्टिकल के जो फादर हैं वो इस PSU में काम करते थे। एक PSU की काफ़ी ब्रांचेस थी, तो हमारी 4-5 लोगों की टीम होती थी, हम 4 टीम्स थे, 5 ईच। अब हुआ क्या, जब एक ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच में क्या हुआ, इस हमारे एक आर्टिकल के फादर काम करते थे, वो एम्प्लॉय थे उस PSU के, वो इस PSU की एक ब्रांच के एम्प्लॉय थे, हमारे टीम के एक आर्टिकल के फादर। स्टोरी समझ आ रही हो? यानी कोई स्टोरी नहीं है, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने खुद ने ये जो पॉइंट आगे पढ़ाने जा रहा हूँ फील की है, आई हैव सीन दिस पॉइंट। तो भाई अब देखो सीधी सी बात है, अब जब वो PSU में जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो, ये 5 लोग, सपोज ये 5 लोगों की टीम जा रही है उस PSU की ब्रांच में ऑडिट करने अपना, जहाँ इन 5 आर्टिकल्स की टीम ऑडिट करने जा रही है इस PSU की एक ब्रांच का, ठीक है? अब उन 5 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल के फादर जो हैं वो इस ब्रांच के एम्प्लॉई हैं, ठीक है? और एम्प्लॉय भी एक अच्छे लेवल पे है, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे थे वो, मेरे को याद है। तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ
क्या इंडिपेंडेंस यहाँ पे हर्ट हो रही है, नहीं हो रही? सिंपल क्वेश्चन टू यू, क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस हर्ट हुई, इंडिपेंडेंस वायलेट हुई या नहीं हुई? सोचना और उसके बाद आंसर देना। मैं अगर सोचना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना गाइस, डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके सोचना, अपना खुद का दिमाग एक बार लगाओ, बिकॉज ऑडिट में खुद का जितना दिमाग लगाओगे ना बेनिफिशियल तुम्हारे लिए उतना होगा। वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या यार यहाँ पे इंडिपेंडेंस वायलेट हुई या नहीं हुई। मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना सोच के वीडियो को दोबारा वो कर लेना, रेज्यूम कर लेना। सर यस, यहाँ पे इंडिपेंडेंस हर्ट हुई। भाई जाहिर सी बात है यार, तुम खुद सोचो, तुम किसी क्लाइंट का ऑडिट करने गए हो, ठीक है, और तुम उस क्लाइंट का ऑडिट करने गए हो सर जहाँ तुम्हारे फादर या मदर या तुम्हारी सिस्टर क्या करती हैं, एम्प्लॉइंग हैं, काम करती हैं, तुम्हारे लेक्चर वो तुम्हारी मदर काम करती हैं वहाँ पे, तुम्हारी मदर एम्प्लॉई हैं उस कंपनी में एक अच्छे लेवल पे, या उस अगर लाइक तुम किसी अगर ब्रांच का ऑडिट करने गए हो किसी बैंक का, या सपोज किसी बैंक की ब्रांच का ऑडिट करने गए हो, या किसी और ब्रांच का ऑडिट करने गए हो किसी पीएसयू की, तुम्हारी मम्मा वहाँ पे काम करते हैं, वर्किंग है वहाँ पे। अब क्या तुम लोग अपने मम्मा की कोई गलती रिपोर्ट करोगे? सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ऑडिट करते हो अपनी मम्मा की कोई गलती मिल गई, अपने मदर की कोई गलती मिल गई सर, चाहे वो जितनी मर्जी मटीरियल हो, नो डाउट, तो क्या तुम लोग उस गलती को, उस मिस्टेक को रिपोर्ट करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में या नहीं करोगे? सर कैसी बात कर दी सर आपने? अरे क्या ऑडिट क्या सर, पहले माँ, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। बट भाई एक बात तुम सोचो, तुम अपने ऑडिट के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। माना पहले माँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बट तुम एक ऑडिटर हो, तुम ऑडिटर के अपने ऑडिट के प्रोफेशन के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हो भाई, तुम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ये भी देखो साथ में। सर ये भी सही है बात। तो भाई तभी इन तरह के केसेस ना आए, इन तरह के इश्यूज ना आए। दैट्स वाई इंडिपेंडेंस को चेक करना एक अच्छे लेवल तक बहुत ज़रूरी बन जाता है जब हम किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं। एंड ये सब कुछ चेक कब होगा? प्लानिंग स्टेज पे ही चेक होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑडिट शुरू ही करवा दिया, बाद में तुमने पता लगाया कि बच्चे की तो मम्मी वहाँ पे एक मैनेजर है, काम करती एम्प्लॉई है, ठीक है, तो भाई तब तो सर तब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि बच्चा अपनी मम्मी की गलतियाँ छुपा लेगा, बच्चा अपने पापा की कोई गलती डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने प्रिंसिपल को जाकर या अपने पार्टनर को, सीनियर को जाकर। कौन चाहना चाहेगा भाई अपने पापा की गलती को हाईलाइट करे? उनकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मम्मी कहेगी तू आ बेटे घर आ, खाना तो मैंने ही देना है तुझे, इतना बड़ा छोटा सा था तू, इतना बड़ा तुझे इसलिए किया कि अपनी माँ की गलतियाँ ही तू दुनिया को जाकर बता दे। मानो तो सीए कर रहा है, मानो तो ऑडिट पढ़ रहा है, इतना पढ़ लिख गया कि अपनी माँ और बाप की गलतियां ही दिखाने लग गया दुनिया को। अश्रु आ गए माता जी की आंखों में, पिताजी तो रो ही पड़े। दैट्स वाई गाइस, इंडिपेंडेंस को चेक करना एक अच्छे लेवल तक, नीचे तक पढ़ाता हूँ पॉइंट्स आगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट रियली बिकम्स इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव। इन डूइंग सो एंगेजमेंट पार्टनरशिप, भाई जो तुम्हारी टीम के पार्टनर हैं, जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो ऑडिट को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationship that create threats to independence। भाई जाहिर सी बात है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये चीज़ इंडिपेंडेंस को बनाए रखने का। जो भी तुम्हारी फर्म में स्टाफ है उनको सबको बता दो कि यार हमारे इस क्लाइंट का देखो, हम इस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज ABC, चलो ABC कल भी लिया था, लेट्स सपोज XYZ लिमिटेड का हम ऑडिट करने जा रहे हैं। हमारा क्लाइंट आया कि भाई क्या XYZ लिमिटेड से आपका कोई रिश्ता नाता है, नहीं है? सीधा पूछ लो, आइडेंटिफाई करो ऐसे रिलेशनशिप को जो थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं किसको? इंडिपेंडेंस को। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में लिया कि मेरे जो को आर्टिकल था मेरा, उसके अपने फादर काम करते थे उस PSU में, ठीक है। हमारे सर ने यही किया, हमारे सर ने सीधी बात हमसे पूछ लिया कि यार आपके तो कोई मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर को काम तो नहीं करता उस ब्रांच में? तो वो बच्चा कहता सर मेरी मम्मा करती हैं, मेरे पापा करते हैं, पापा थे उसके केस में। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो वो हमने क्या किया, हमारे सर ने क्या किया, मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया
तुम्हारे काम करते हैं, तुम्हारे काम करते हैं, कोई है रिश्ता नाता? आइडेंटिफाई किया, कौन काम करता है? पापा काम करते हैं। ताकि जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है, अगर वो बच्चा ऑडिट करने चला जाता, मेरा को आर्टिकल करने चला जाता ऑडिट उस ब्रांच का, तो क्या इंडिपेंडेंस को थ्रेट था? बिल्कुल था। जो गलतियाँ थी वो रिपोर्ट ही ना करता, उसके पापा थे। पापा मेरी जान, ऑब्वियसली। सेकंड पॉइंट, evaluate information on identified breaches, if any, on the firm's independence policies and procedures to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement exactly. अब भाई तुमने मेरी बात सुनो, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, कि यार जो हमारा एक आर्टिकल है टीम में, उसके फादर उस काम ब्रांच में काम करते हैं। तुम इसको इवेल्युएट करो कि यार क्या ये इंडिपेंडेंस का थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, नहीं हो सकता। सपोज मेरी बात सुनो, अब उस आर्टिकल के जो फादर हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करते, ठीक है भाई। वो जो हैं वो डिपार्टमेंट, भाई वो करते हैं एचआर डिपार्टमेंट में काम। एचआर भी छोड़ो, तुम लोग ये लगा लो यार, लाइक उसके पापा क्या हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली लाइक उनका कोई इससे वो नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं है। जाहिर सी बात करूँ, सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर वो बनाती है कंपनी, उसके पापा एक इंजीनियर हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाने में अपनी हेल्प करते हैं, उनकी उसमें एक्सपर्टीज़ है, उनका ये काम है, बेसिकली रोल है उनका, ठीक है। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये मान लो तुम लोग। अब क्या अब इवैल्यूएट करना चाहिए तुम लोगों को कि क्या ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है हमारे लिए, नहीं है। अगर होता क्या कि उसके जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे होते, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भाई मैनेजर होते, मैनेजर अकाउंट्स होते, अकाउंट्स मैनेजर होते लेट्स सपोज, तो सर क्या है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस था? आंसर 100% था, 100 क्या 200% था भाई। ये तो डेफिनेटली इट इज़ अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। उसके पापा तो सारा का सारा अकाउंट्स देखते हैं और वो अपने पापा का ऑडिट करने जा रहा है। हाउ इट इज़ लाइक, ये तो कोई बात नहीं, सेंस ही नहीं बनी ना। पापा ही उसके अकाउंट्स बनाते हैं, बच्चा उसका ऑडिट कर रहा है पापा का, सर समझ रहे हो? तो यार यहाँ पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। तो मैं वैल्यूएट करना पड़ेगा कि यार क्या अगर हमें ये जो रिलेशनशिप मिला है, क्या ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैंने कहा कि वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो वो एक तरह का नहीं होगा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस इतना, बिकॉज उनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वो एक थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर वो है ही एक तरह के फाइनेंस डिपार्टमेंट में या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या परचेज डिपार्टमेंट में है, तो वो एक थ्रेट बन सकता है, या सेल डिपार्टमेंट में है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं फिगर्स को। इवैल्यूएट करोगे जो रिलेशनशिप तुम्हें आइडेंटिफाई हुआ है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। भाई तुम्हारे ऊपर है। अब भाई जाहिर सी बात है सर, रिलेशनशिप मिल गया और वो इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट भी क्रिएट कर रहा है, तो करोगे क्या? एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लोगे? उस आर्टिकल को क्या करो, उस ऑडिट में शामिल ही मत करो। उसको कहा कि हम तेरे को किसी और एंगेजमेंट में भेजेंगे, तो कोई और ऑडिट में तेरे को साइन करेंगे, पर इस ऑडिट में तेरे को हम साइन नहीं कर सकते, बिकॉज सर हमारी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या हो रही है, यहाँ पे एक्टिव हो गई, थ्रेट हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंस को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लो लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स क्या अप्लाई होंगे भाई? ऑडिट अगर करवाना ही है तो उस ब्रांच में मत भेजो। लाइक हमारे केस में क्या था, PSU थी, अलग अलग ब्रांचेस थी, जिस ब्रांच में उसके पापा काम कर रहे हैं उस आर्टिकल को उस ब्रांच में मत भेजो, सेफगार्ड अप्लाई कर दिए। और यू कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टू विदड्रॉ हिम फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। भाई बट हुआ क्या, उस आर्टिकल की जो GF थी, उस आर्टिकल की जो गर्लफ्रेंड थी, राइट, वो भी हमारे 15-20 लोगों का हिस्सा थी टीम का। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं, जो तू काम ना कर पाया यार, मैं तो हूँ ना, मैं तेरे लिए कर दूंगी। क्या बात कर दी तूने? तेरे पापा हुए या मेरे पापा हुए? पापा तो पापा ही हैं, तेरे हुए या मेरे हुए, एक ही बात हुआ है। तू टेंशन मत ले, मैं जा रही हूँ ना, मैं कर दूंगी, कोई गलती नहीं हम दिखाएंगे पापा की। तो सर बात है दूर तक फैली हुई है, पूरी पूरी इंडिपेंडेंस ही वॉलेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या कर दो, उस बंदों को, उस जो वो है अपना प्रॉपर का वो बंदा है अपना जो आर्टिकल है, उसको क्या करो, टीम से ही फॉर द टाइम बिंग विड्रॉ कर दो कि यार तू भाई इस ऑडिट पे रहेगा ही नहीं, तो पूरी की पूरी ऑडिट पे नहीं रहेगा, तो किसी और ऑडिट पे रहेगा मेरे भाई, बट तू इस ऑडिट पर नहीं रहेगा। जो भी इस तरह के तुम्हें लग रहा है कि यार हमारी इंडिपेंडेंस को रिस्क हो सकता है, तो उनको विड्रॉ कर दो ऑडिट एंगेजमेंट से ही।
आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ आया होगा कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस को भी इवेल्यूएट करना पड़ेगा। एंड गाइस ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो मैं तीनों के तीनों पॉइंट्स मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, बिकॉज आई हैव फील दिस पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को देखा है, प्रैक्टिकली फील किया है। इस्टेब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, भाई जाहिर सी बात है, अब बातें तो बहुत हो गई। तुमने अपने क्लाइंट को कह दिया कि ठीक है जी हम आपको ऑडिट कर देंगे, बदले में हम आपको बस ये कंडीशन है कि आप जो हम डेटा मांगेंगे आप हमें डेटा दोगे, टाइमली डेटा दोगे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर इंपोज नहीं करोगे, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, बट भाई बातों का क्या है सर, एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तो ड्राफ्ट कर लो, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, नीचे साइन करवा लो मैनेजमेंट की और यहाँ पे अपने साइन कर दो, सब कुछ रिटर्न में हो। इट इज इन द ट्रस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड द ऑडिटर दैट ऑडिटर रिसीव्स एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, बिल्कुल सही कि सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आप बना लो जिसमें सब कुछ लिखा होगा, टर्म्स क्या होंगी, ऑडिट की क्या कंडीशंस होगी, जहाँ पे अपने साइन भी करोगे तुम लोग, ताकि बोथ द पार्टीज क्या रहें, बाइंडिंग रहें अगर कल को कोई पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो एज टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन रिस्पेक्ट टू द ऑडिट। ऑब्वियसली कल को अगर कोई पार्टी, भाई तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग लगे कि वो पार्टी कहीं ऐसा तो कहीं हमने बात नहीं हुई थी हमारी, लेटर उठाओ सर, लेटर साइन किए हुए हैं आपने, बात खत्म। आओ इजी लगा होगा। तो भाई ये 3 स्टेप्स थे हमारे किसके, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के। ये 3 स्टेप्स आई होप तुम लोगों को समझ आ गए होंगे। क्लियर, कूल, यस सर, बढ़िया बात है भाई। सर प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ हमने कर ली, हमने चेक कर लिया कि क्या हमें इस क्लाइंट के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारी इंडिपेंडेंस तो नहीं हर्ट हो रही, या एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं हर्ट हो रही। सर हमने और तो और ये भी चेक कर लिया, इनफैक्ट चेक करके ड्राफ्ट कर लिया एक एंगेजमेंट लेटर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी ऑडिट की उसको एक अग्रीमेंट में हमने क्या करा, एक लेटर ड्राफ्ट कर लिया और अपने सिग्नेचर भी कर दिए, सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बट सर अब प्लानिंग कैसे करें, अब आगे क्या करें सर? अब आता है नेक्स्ट प्लानिंग एक्टिविटी। अब प्लानिंग स्टार्ट करो, अब प्लानिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया कि तुम उस क्लाइंट को ऑडिट कर सकते हो, कि तुम उस क्लाइंट को ऑडिट कर सकते हो, तुम्हारी इंडिपेंडेंस भी हर्ट नहीं हो रही, और तो और अपना क्या कहते हैं उसको तुमने ड्राफ्ट की कर लिया, लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया, एंगेजमेंट लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया, और तुमने ये भी चेक कर लिया कि यार हमारा क्लाइंट ठीक है नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी तो नहीं हर्ट हो रही, बंदे सब सही है, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TCWG 2 साल गवर्नेंस मतलब। अब तुम करो प्लानिंग, अब असल में प्लानिंग स्टार्ट करो। पहले तो हम यही सर्टन कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट में तो कि क्या हम इसको ऑडिट करें या ना करें। भाई डिफरेंस समझो दोनों पॉइंट्स में। जो हमारा पहला पॉइंट था ना, ये अब हम करके आए जो कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, उसमें हम ये देख रहे थे, ये इवेल्यूएट कर रहे थे कि क्या हम इसको ऑडिट कर सकते हैं क्लाइंट का या नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी हो गई, ये सब कुछ। अब करेंगे प्लानिंग जब वो सारा कुछ ठीक हो गया। भाई प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 चीज़ें आती हैं, 2 एलिमेंट्स हैं प्लानिंग एक्टिविटीज़ के फर्दर। इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग ऑडिट प्लान, वही कुछ जो हमने लास्ट लेक्चर में की है कि भैया सबसे पहले तो तुम लोग क्या करोगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा। भाई सबसे पहले मैं क्या करेगा, मैं स्ट्रैटेजी बनाएगा, एंड उसके बाद अपन क्या करेगा, मैं डेवलप एन ऑडिट प्लान बनेगा। सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, मैं प्लान डेवलप करेगा। आइए देखते हैं कि किस तरह तुम लोग स्ट्रैटेजी को डेवलप करेगा। बेनिफिट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, अब भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी का तुम लोगों को मतलब पता है, मैंने कल बड़े अच्छी तरह समझाया तुम्हें, बड़ा अच्छी तरह से प्लान का मतलब भी समझाया है और स्ट्रैटेजी का मतलब भी समझाया है, राइट। आई थिंक उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। सर बेनिफिट्स क्या होते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के? कल किए थे बेनिफिट्स किसके, प्लानिंग के, आज किसके कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के। मोर और लेस सेम ही रहेंगे। आइए देखते हैं। रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, भाई वही तो बात है। कल मैं तुमने क्या बताया था तुम्हें कि सर ये बंदा जो है, ये बंदा रिलेटेड पार्टी का एक्सपर्ट है, ये बंदी इनकम टैक्स की एक्सपर्ट है, ये बंदी GST की एक्सपर्ट है, ये बंदा न्यू आर्टिकल आया, फ्रेशर है अभी। तो भाई स्ट्रैटेजी में तुम लोग क्या करोगे, जो बंदी की एक्सपर्टीज़ है अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली डिप्लॉय कर दोगे स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज़ के लिए। अच्छा तेरी एक्सपर्टीज़ रिलेटेड पार्टी में है, तू चल रिलेटेड पार्टी में। सर आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे है, फिक्स्ड एसेट्स में है, आप फिक्स्ड एसेट्स को चेक कर लो। अच्छा तेरी एक्सपर्टीज़ किस में है, लोन उसमें है, लोन्स एंड एडवांसेस में है, तो लोन्स एंड एडवांसेस चेक कर ले। इस तरह से
तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, जो रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय कर दोगे स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज़ के लिए। सच एज द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज, बिल्कुल सही, और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स, ये मैं ऑलरेडी कर चुका। मैंने कल ये समझाया था कि जो थर्ड ईयर आर्टिकल होगा या जो सीनियर आर्टिकल होगा उसको हम देंगे कॉम्प्लेक्स एरिया, एंड जो बिल्कुल ही फ्रेशर आर्टिकल है, जो तुम अभी जा रहे हो बस इंटर क्रैक करके आर्टिकलशिप में जाओगे, 1 महीना हुए तुम्हें, तुमको एक ईजी एरिया पकड़ाया जाएगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइन्ड टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटेरियल लोकेशंस, ठीक है, और द ऑडिट इन बजट आवर्स टू एलोकेट हाई रिस्क एरियाज, बिल्कुल सही। भाई जाहिर सी बात है, जब तुम लोग जाओगे ना ऑडिट में तो तुम लोगों को पता लगेगा कि जो ऑडिट होता है ना उसके आवर्स होते हैं, कि भाई हम इतने आवर्स में ऑडिट कर देंगे। लेट्स सपोज हम 1000 आवर्स में आपका पूरा ऑडिट कंप्लीट कर देंगे। लेट्स सपोज हम 800 आवर्स में आपका ऑडिट कंप्लीट कर देंगे। पूरा पूरा आवर्स होते हैं, आवर्स मतलब घंटे, भाई घंटे, कोई और मतलब नहीं है। आवर्स का जो मतलब है घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, वही आवर्स का मतलब है, ठीक है। तो क्योंकि होता पता क्या है, प्रैक्टिकली क्लाइंट को जो बिलिंग होती है ऑडिट फीस की, वो इन आवर्स के बेसिस पे होती है, सर, कि कितने मैन आवर्स लगे आपके। तो आवर्स को डिटर्मिन करना, कितना बजट रहेगा, कितने घंटे में हम कंप्लीट करेंगे ऑडिट, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली वो अब क्लाइंट से बात हो चुकी है कि यार देखो 1000 आवर्स में बजट है सर 1000 आवर्स का हमारा बजट रहेगा, देखो 1000 आवर्स में आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ये हमारी क्लाइंट के साथ बातचीत होगी। ये जो हमारे पार्टनर हैं और जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया, एंगेजमेंट लेटर में क्या कर लिया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनमें डिटर्मिन हो गया कि 1000 आवर्स लगेंगे। भाई जाहिर सी बात है, तुमने 1000 आवर्स में 1000 घंटे में पूरा ऑडिट खत्म करना है। अब जाहिर सी बात है यार, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें टाइम देना भी चाहिए तुम्हें ज़्यादा, बिकॉज हाई रिस्क एरिया है, तो उसमें ज़्यादा घंटे एलोकेट करना। वेयर एवर जो लो रिस्क एरियाज़ हैं उनमें कम कर लेना। इन्वेंट्री काउंट करनी है, स्टॉक वेरीफाई करना है, कितने घंटे लगेंगे, तो वो सब प्लानिंग तुम्हें अभी करनी पड़ी चलेगी कि 1000 आवर्स हैं। भाई देखो कि 5 घंटे इन्वेंट्री काउंट में लगा ले, 5 तो कम है, चलो 12 घंटे है जिसमें भी लगाना इन्वेंट्री काउंट में लगा लो। अकॉर्डिंगली तुम्हें प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, एलोकेशन करनी पड़ेगी बजट की, ठीक है, वो सभी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। व्हेन दीज सोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड सच एज वेटर एंड इंटरिम ऑडिट्स और कट ऑफ डेट्स, सर कब ये रिसोर्स अप्लाई करनी है? हमारी पूरी टीम खड़ी है सर, ये देखो ये हमारी ऑडिट टीम है पूरी की पूरी हमारी, बट कब अप्लाई करना है सर ऑडिट? एट इन टाइम डेट, एज ऑन डेट, कि सर हम आज ऑडिट करने गए हैं, आज हम जाके टीम अपनी डिप्लॉय कर रहे हैं, इस दिन को हम अपनी टीम डिप्लॉय कर देंगे, या फिर कट ऑफ डेट्स के ऊपर। लाइक जैसे सर कि हम स्टॉक को वेरीफाई करना चाहते हैं, कट ऑफ डेट का मतलब हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे डीप में, पर इतना बता देता हूँ। लाइक जैसे 31 मार्च है, क्लोजिंग है हमारी, ठीक है, एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, कि हम इसके बाद जो अपने ऑडिट प्रोसीजर कि हम जो स्टॉक वेरीफाई करने जा रहे हैं ना सर, वो हम 1 अप्रैल को करेंगे कि हमारा कितना स्टॉक है, कट ऑफ डेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। आई होप समझ आया होगा। तो ये सब क्या है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जब तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे तो तुम ये सब चीज़ें करोगे, ये बेनिफिट्स हैं स्ट्रैटेजी बनाने के। तुम्हें पता लगेगा कि बजट एलोकेशन कैसे करनी है, तुम्हें पता लगेगा कि टीम की एलोकेशन कैसे करनी है, तुम्हें पता लगेगा कि उन टीम की एलोकेशन कब कब करनी है, कट ऑफ डेट पे करनी है, लाइक स्टॉक को वेरीफाई करने जा रहे हैं 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, या 15 दिन बाद करनी है, कब करनी है। हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन साइट ऑफ साइट। भाई जाहिर सी बात है, रिपोर्टिंग जो तुम्हारे पार्टनर हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, सीए साहब हैं तुम्हारे, उन्होंने तुम्हें 2 लोकेशंस पे भेज दिया ऑडिट करने के लिए, कि तुम्हें उन्होंने कह दिया कि भाई 15 डेज़ का टाइम है, जो भी काम करना है वो करके आ जाओ 15 डेज़ में। ऐसा तो नहीं है भाई, उन्होंने ऑडिट पे तुम्हें भेज दिया, वो कोई रिपोर्टिंग नहीं लेंगे। कब कब वो तुमसे रिपोर्टिंग लेंगे, कब कब वो तुमसे कम्युनिकेशन करेंगे, मीटिंग्स होंगी तुम्हारी कि यहाँ भी क्या स्टेटस है ऑडिट का, स्टेटस कॉल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कितना प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा ऑडिट, कितना हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मैं बात कर लेता हूँ क्लाइंट से, वो सब मीटिंग्स वगैरह कब होंगी, ठीक है। और जो तुम काम कर चुके, तुमने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कि सर ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, ये है। कब कब तुम्हारे जो पार्टनर है, प्रिंसिपल है, तुम्हारे मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो कब कब चेक करेंगे, तुम्हारा सीनियर कब चेक करेगा तुम्हारी फाइंडिंग्स को। तो वो सब चीज़ें भी तुम स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होती हैं
स्ट्रैटेजी में लिख कर चलोगे कि यार ठीक है, लाइक स्टेटस कॉल हम 2 दिन बाद स्टेटस कॉल रखेंगे कि 2 दिन तो अपना काम करो, 2 दिन बाद हम कॉल रखेंगे कि क्या स्टेटस है ऑडिट का, कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोग्रेस है। और 3 दिन बाद उसके उसके 3 दिन बाद लाइक 5 दिन बाद मैं क्या आऊँगा, फिजिकली मैं उस साइट पे आऊँगा देखने के लिए। पहले वर्चुअली कॉल ले रहा था, 5 दिन बाद मैं क्या करूँगा, फिजिकली आके चेक करूँगा सारा कुछ। आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को ये वाला पॉइंट भी। कूल 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 कूल, यस सर, कूल, ग्रेट। आइए देखते हैं उसके बाद फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। सर हमने ये तो देख लिया कि यार ऑडिट स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो सर, हमने ऑडिट स्ट्रेटजी का मतलब भी पढ़ लिया एंड हमने ऑडिट स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स भी पढ़ लिए कि क्यों ऑडिट स्ट्रेटजी करनी चाहिए। भाई बेनिफिट क्या है, अरे फ़ायदा क्या होगा ऑडिट स्ट्रेटजी बना के, या बट सर ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी कैसे है। लाइक सर जैसे आपने बताया कि ऑडिट प्लानिंग कैसे करनी है, वो हमने ऊपर देखा कि पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करो, फिर उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटीज़ करो, उसमें भी डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रेटजी, पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओ, फिर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। अब सर स्ट्रेटजी तो हम बनाएंगे, पर बनाएं कैसे। लाइक सर क्या फैक्टर्स हम अपने कंसीडर करें, मन में रखें। लाइक हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं सर, तो हम अपने मन में क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करके स्ट्रेटजी को ड्राफ्ट करें। व्हाट आर द फैक्टर्स विच शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। आइए देखते हैं फैक्टर्स मतलब वो पॉइंट्स तुम क्या अपने मद्देनजर रखोगे, क्या अपने मन में रखोगे जब तुम ऑडिट स्ट्रेटजी को ड्राफ्ट करने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, स्ट्रेटजी को अपनी रणनीति बना रहे हो कि ऑडिट इस तरह हम करेंगे, तो क्या क्या फैक्टर्स अपने माइंड में रखोगे सर, दैट आर द फैक्टर्स। क्या क्या अपने मद्देनजर रखोगे। ये और पेन लें आज, किसी और कलर का पेन, चलो ये लेते हैं, ये भी सही चल रहा है, ये लेते हैं चलो आज। सबसे पहला पॉइंट सर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई देखो, तुमने देखा कि स्ट्रैटेजी है, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। अभी स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि यार हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरह डिप्लॉय करना है, वो हम डिसाइड करके चलेंगे। क्या बजट आवर्स एलोकेट करने हैं कि इतने घंटे इस एरिया को लगेंगे, इतने घंटे इस एरिया को लगेंगे, अच्छा इतने घंटे इसको लगेंगे, वो देखे चलेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखा, बजट आवर्स की एलोकेशन देखी, उसके बाद देखा व्हेन टू डिप्लॉय, कब कब डिप्लॉय करना है, इंटरिम पे करना है, कट ऑफ डेट पे करना है, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे अपने। सर ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि कब कब डिप्लॉय करना है, कितने बजट आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो भाई वो बताएगा तुम्हारे ऑडिट का स्कोप। याद है पहला चैप्टर स्कोप मींस कवरेज। मैंने यही बताया था, मैंने बहुत अच्छी तरह स्कोप करवाया था। मैंने स्कोप का मतलब भी यही बताया था कि स्कोप का मतलब क्या है, कवरेज ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट में करना क्या है, कितनी इन डेप्थ चेकिंग करनी है। स्कोप देखो एंटिटी का, मैं पढ़ाता हूँ फिर समझाता हूँ, समझ आएगा। फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल एफआरएफ एप्लीकेबल टू द एंटिटी। भाई हम कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं एंड तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि यार कंपनी के केस में एफआरएफ क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। वो भी लास्ट चैप्टर मैंने डिस्कस किया था, कंपनीज एक्ट। मेरे भाई कंपनीज एक्ट 2013 जो तुम पढ़ते हो लॉ में, वही तो है एफआरएफ। शेड्यूल 3 के हिसाब से जो तुम बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सोकी, वो सब कुछ वही तो है। भाई अगर तुम्हें कंपनी एक्ट कहेगा कि यार तुम्हें कारों में रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, इसमें रिपोर्टिंग करनी है, अगर तुम्हारी एंटिटी पे लग रहा है, तुम्हें सीएसआर की रिपोर्टिंग करनी है, अच्छा तुम्हें पीपी को इस तरह डिस्क्लोज करना है, अच्छा अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं तो उनके डिस्क्लोजर इस तरह करने हैं, अच्छा अगर कोई लीजीज है तो उसकी रिपोर्टिंग इसके हिसाब से करनी है, तो सर ये आपका एफआरएफ ही तो बताएगा। अब जितनी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग होगी, जितना हमारा काम होगा एक्सटेंसिव, उस हिसाब से हम सर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर पाएंगे। अब अगर हमें पता है कि भाई इतनी सारी रिपोर्टिंग चाहिए कंपनी एक्ट में करनी है, जो कारो भी करनी है, रिलेटेड पार्टी भी करना है, लीजेस की रिपोर्टिंग भी करनी है, पीपी की अलग से डिस्क्लोजर देना है, और तो और सेगमेंट रिपोर्टिंग अलग से करनी है,
तो सर अगर हमें पता होगा कि हमारा स्कोप क्या है, अकॉर्डिंगली तभी तो भाई हम डिप्लॉय कर पाएंगे ना रिसोर्सेज को, तभी तो हम बजट को एलोकेट कर पाएंगे ना यार, जब हमें स्कोप पता होगा कि हमने करना क्या है एक्चुअली में, कितना काम करना है, ठीक है ना। तो एप्लीकेबल एफआरएफ को देख लो कि वो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या कहती है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वही बात है भाई, तो सिंपल सी बात है, वही कवरेज, तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है, उसके 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। बिजनेस सेगमेंट तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंट्स में ही पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारा है सेगमेंट रिपोर्टिंग का। एक बिजनेस सेगमेंट उसका क्या है, किसका है, लेट्स सपोज एफएमसीजी का है। एक उसका सेगमेंट किसका है, फार्मा का है। एक उसका सेगमेंट किसका है, होटल का है। अब तुम लोग को अच्छी तरह पता है कि भाई हम एफएमसीजी, उसके 3 सेगमेंट्स हैं, एफएमसीजी है, फार्मा में भी है, होटल इंडस्ट्री में भी है वो। भैया अकॉर्डिंगली तुम लोग अपने रिसोर्स को डिप्लॉय करोगे ना यार। 1000 घंटों का तुम्हारा बजट था, 3 सेगमेंट्स करने हैं अकॉर्डिंगली, तभी अगर पता जब तक पता ही नहीं होगा कि कितने सेगमेंट हैं, क्या एफआरएफ है, क्या ऑडिट कर लोगे, क्या डिप्लॉयमेंट कर लोगे 1000 घंटों की, 10 लोगों की टीम है, जब तक यही नहीं पता कि काम क्या करना है, क्या स्कोप है, कितना डीप तक चेक करना है, किस इसका ऑडिट करना है, क्या तुम घंटों की डिप्लॉय कर लोगे, क्या टीम को एलोकेट कर लोगे, क्या रिसोर्सेज की एलोकेशन कर लोगे। अकॉर्डिंगली सर बिजनेस सेगमेंट्स क्या ऑडिट करने हैं उसको भी ध्यान रखना, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट। जी सर, मज़ा आ रहा है सर कसम से, कूल कूल। थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिकॉर्ड इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, बिल्कुल सही। सपोज तुम्हारा जो क्लाइंट है सर वो होटल इंडस्ट्री में है, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है वो, ठीक है, रेस्टोरेंट है उसके पूरे के पूरे अच्छे लेवल के। अब भाई जो कंपनीज एक्ट कहता है वो तो हमने कर दिया क्योंकि उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लग रहा है, बट सर होटल इंडस्ट्री की शायद कोई इस तरह की रेगुलेशन भी है जो कहती है कि यार एक ऑडिटर को ये भी रिपोर्ट करना है, ये भी रिपोर्ट करना है हमारे हिसाब से, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में अगर कोई क्लाइंट है तो लाइक जो होटल्स का कोई अगर लॉ है, मेरे को पता नहीं है नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर है तो वो कहता है कि अगर कि ऑडिटर को इस ये भी रिपोर्टिंग करनी है हमारे हिसाब से, तो भाई अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए वो भी तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे लिए एक और काम बढ़ गया, तुम्हारे स्कोप में आएगा, तुम्हारी कवरेज है, उसको ध्यान रखोगे कि भाई अच्छा ठीक है यार, इतने घंटे इतने रिसोर्सेज इसके लिए भी लगेंगे, इसको भी ध्यान रख के चल कि इसके क्या इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में काम आएंगे। लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन प्रीवियस ऑडिट्स, बिल्कुल सही। भाई पिछले साल इसी क्लाइंट के ऑडिट में कुछ एविडेंस मिले थे, लाइक ये अपनी डेटास की रिपोर्टिंग अच्छी तरह नहीं कर रहे, लाइक हमें पिछली बार पता लगा था ये डेटास को ओवरशेट करके दिखाते हैं, उन्हें 10 करोड़ के चाहिए थे, दिखा कितने करे हैं 50 करोड़ के, या क्रेडिटर्स को क्या करके दिखाते हैं अंडरशेट करके दिखाते हैं एक्चुअली में 100 करोड़ के, दिखा 80 करोड़ के रहे हैं डेटर्स क्रेडिटर्स, और उसके लिए हमें एविडेंस भी मिले थे। तो भी उन चीज़ों को भी ध्यान रख लेना कि यार लास्ट ईयर ये फाइंडिंग्स आई थी हमारी, तो इस बार भी ऐसा कुछ मिल सकता है, तो उस हिसाब से ऑडिट स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट कर लेना कि इस बार इनके साथ किस तरह डील करेंगे। आई होप समझ आया होगा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। एसिड इन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल। आइए पढ़ते हैं क्या है, साथ साथ ही पढ़ाता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। द ascertaining of reporting objective of engagement helps the auditor to plan timing of different audit procedures। इनफैक्ट रुको, मैं इसके लिए नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूँगा यार, आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट पार्ट फॉर दिस, ठीक है। यहीं तक रुको, मैं एक और क्लास से रिकॉर्ड करूँगा इसके लिए, ठीक है। यहीं तक अभी हम एंड करते हैं, 1 घंटे तक सीड हो जाएगी। मेरे को होता है कि एक शॉर्ट लेक्चर दूँ मैं 1 घंटे का, ताकि तुम रैप करो, जितना पढ़ाए उसको अच्छी तरह कर पाओ, तभी मैं ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर लेक्चर नहीं देता, ठीक है। आई प्रेफर टू गिव इन पार्ट्स। यहीं पे इसको रखते हैं गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत 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 गलत बात है, सब्सक्राइब अभी अभी कीजिए, शेयर दबा के कर दीजिए, दबा के शेयर कर दो यार, बस
शेयर के बटन से ये अपना हाथ हटना नहीं चाहिए तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए #study-with-logic #learn-with-CA Piyush। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।